हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल S2 के स्टडी में। दोस्तों, आज भी हम लेके आए हैं बीपीएससी के टॉप 40 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक जो है और आज के क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देर न करते हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग सेशन को सब लोग लाइक कर दीजिए। चलिए, आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का भवभूति निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन जैन कवि को कहा जाता है? ऑप्शन ए है धनपाल, ऑप्शन बी है स्वयंभू, ऑप्शन सी है पुष्पदंत, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग 5 से 10 सेकेंड का टाइम लीजिए और जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के आंसर कीजिए। एकदम फास्ट आंसर आना चाहिए सभी का, ठीक है? चलिए बताएंगे। अपभ्रंश का भवभूति, और एक होता है अपभ्रंश का क्या, वाल्मीकि, और ये है क्या, अपभ्रंश का भवभूति। तो अपभ्रंश का भवभूति किसको कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अपभ्रंश का भवभूति जो कहा जाता है ये पुष्पदंत को कहा जाता है, और अपभ्रंश का वाल्मीकि जो कहा जाता है वो स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। इसका एक्सप्लेन देखेंगे यहाँ पे। यह कि 10वीं शताब्दी के महाकवि पुष्पदंत को उनकी महान काव्य प्रतिभा और महापुराणों जैसी रचनाओं के कारण अपभ्रंश का क्या कहा गया? भवभूति कहा जाता है। डॉक्टर भयानक ने उन्हें यह उपाधि दी थी। तो इनको अपभ्रंश का भवभूति कौन दिया था? डॉक्टर भयानक जी ने, ठीक है। और स्वयंभू को अपभ्रंश का क्या कहा जाता है? वाल्मीकि कहा जाता है। तो दोनों को याद रखेंगे। जब अपभ्रंश का भवभूति पूछे तो पुष्पदंत को आंसर करना है, और जब अपभ्रंश का वाल्मीकि पूछे तो स्वयंभू जी को आंसर करना है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको बताएंगे। राज्य भाषा नियम 1976 के अनुसार बिहार राज्य को किस क्षेत्र कैटेगरी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ख क्षेत्र के अंतर्गत, ग क्षेत्र के अंतर्गत, क क्षेत्र के अंतर्गत, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और डेंजर क्वेश्चन है ये। तो आप लोग इसका उत्तर बताइए, क्या हो जाएगा? राजभाषा नियम 1976 के अकॉर्डिंग बिहार को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? बताइए। थोड़ा ये जीके का भी क्वेश्चन हो जाएगा और हिंदी का भी हो जाएगा। जल्दी से सब लोग बताएंगे आंसर। तो किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? ये रखा गया है आप लोगों का क क्षेत्र के अंतर्गत। क क्षेत्र के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया गया है। चलिए इसका एक्सप्लेन देखिए, तब समझ में आएगा। दिया है कि राज्य भाषा नियम 1976 के तहत भारत के राज्यों को क, ख और ग 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने क्षेत्र में बांटा गया है? 3 क्षेत्र में बांटा गया है, क, ख, ग, यानी कि ABC। क क्षेत्र में वे राज्य आते हैं जिनकी मुख्य भाषा हिंदी है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि। ठीक है, जहां पत्र व्यवहार 100% हिंदी में होता है। तो अपना बिहार में भी हर काम, जो भी ऑफिशियल काम होता है वो हम लोग का किस में होता है? हिंदी में होता है। तो हिंदी भाषी प्रदेश कौन से क्षेत्र में रखे गए हैं? क क्षेत्र में रखे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर। इसका जवाब दीजिए आप लोग। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार शंकुक का मत निम्नलिखित में से किस दर्शन पर आधारित माना जाता है? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, शंकुक जी का किस दर्शन पर ज्यादा आधारित माना जाता है? पूरा है ना? हो ठीक है, आप लोग को पूरा दिख रहा है। ठीक, आचार्य शंकुक। तो आचार्य शंकुक का क्या है? न्याय दर्शन। कौन सा दर्शन है? न्याय दर्शन। ठीक है, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं। देखिए, रस सूत्र के द्वितीय व्याख्याकार आचार्य शंकुक ने अनुमतिवाद का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अनुमतिवाद का भी प्रतिपादन किया था, जो न्याय दर्शन पर आधारित है। आपको यही बताना था कि न्याय दर्शन पर कौन आधारित है। इन्होंने चित्र तुरंग न्याय के आधार पर रस की क्या की थी? व्याख्या की थी। चलिए अगला बताएंगे इसको, चौथा नंबर।
क्वेश्चन है कि वाक्य में जब मुख्य अर्थ बाधित हो और रूढ़ि या प्रयोजन के कारण कोई विशेष अर्थ ग्रहण किया जाए तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे। क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, और ये शब्द शक्ति का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो इसको मिस मत कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। और देखिए सब लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। लास्ट तक जो बने रहेगा वही, क्या है, किसी भी टीचर से आप पढ़ते हो, ठीक है, चाहे हमसे पढ़ रहे हैं चाहे किसी अदर टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी का भी जब तक शुरू से अंत तक चीजें नहीं समझेंगे, देखेंगे, तब तक उसका स्ट्रेटजी का पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है, उसका प्लान का पता नहीं चलेगा आप लोगों को। तो लास्ट तक टीचर क्या प्लान करके पढ़ाता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में ही रखा जाता है, ठीक है, शुरू में हल्का रखा जाता है, इसके बाद टफ होता जाता है। बताएंगे। और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लेट से आए हैं, भूल जाते हैं आप लोग लाइक करना, इसलिए याद दिलाना पड़ता है बीच बीच में। क्या दिया है कि जब मुख्य अर्थ में क्या हो, बाधा उत्पन्न हो या रूढ़िवादी प्रयोजन के कारण कोई विशेष अर्थ, रूढ़िवादी जैसे मुहावरा कोई हो गया, मुहावरा या लोकोक्ति हो गया, ठीक है, ये तो क्या है, रूढ़िवादी है, परंपरा से चलते आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सब किसमें प्रयोग होता है? ये होता है लक्षणा शब्द शक्ति में, ठीक है। अभिधा में क्या होता है, कोई चीज अगर डायरेक्ट बोल दिया गया, ठीक है, और वो आपको समझ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अभिधा, ठीक। और जब डायरेक्ट न बोल के थोड़ा सा इनडायरेक्ट बोले, जैसे बोली बोलना, वो कहा जाता है। जैसे कि मुहावरा क्या है, एक प्रकार से बोली बोलना होता है, किसी पर कटाक्ष कसना, जैसे 9 2 11 होना, उसको तो सीधा बोल सकता था, भाग जाना, अगर भाग जाना बोलता तो अभिधा रहता। उसी चीज को 9 2 11 कर देता तो क्या बन गया, लक्षणा बन गया, ठीक है। और जब दोनों से अर्थ नहीं पता चलेगा, किसी तीसरा चीज पे डिपेंड हो जाएगा, मतलब कह किसी को रहा है, अर्थ कुछ और निकल रहा है, लेकिन वो ले किसी और मतलब से रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, व्यंजना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, इसका आंसर भी हो जाएगा लक्षणा। बाकी मुख्य अर्थ में वाच्यार्थ का बाधा होता है, ठीक है, तो वहां पे कौन सा होता है, देखिए, मुख्य अर्थ वाच्यार्थ का बाधा होने पर किसी रूढ़ि या परंपरा या प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ क्या होता है, लक्ष्यार्थ निकल जाता है, तो वहां लक्षणा शक्ति होती है। जैसे वह लड़का साक्षात गधा है, तो लड़का तो भाई गधा नहीं होता है, मतलब कि पढ़ने में क्या है, कमजोर है, ठीक, तो इसमें लक्षणा हो जाएगा। डायरेक्ट बोल सकता था कि ये लड़का पढ़ने में क्या है, कमजोर है। चलिए इसका बताइए, देवनागरी लिपि के सुधार के संबंध में बाल गंगाधर तिलक द्वारा तैयार किए गए टाइप फॉन्ट को किस नाम से जाना जाता है? नागरी फॉन्ट, तिलक टाइप, केसरी फॉन्ट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देवनागरी लिपि के सुधार के संबंध में बाल गंगाधर तिलक, चलिए देखिए, एक बाल गंगाधर तिलक है और एक बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर है, जो राजभाषा आयोग में उनका प्रयोग होता है, जो राजभाषा आयोग में लिखे हैं। यहाँ पे दिया कि देवनागरी के सुधार में के संबंध में बाल गंगाधर तिलक द्वारा तैयार किए गए टाइप फॉन्ट को क्या कहा जाता है? तो तिलक जी अपने नाम पे लिखे थे तिलक टाइप, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए इसको, सन 1904 से 1926, ठीक है, के बीच देवनागरी लिपि सुधार के प्रयासों के अंतर्गत लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए अक्षरों की छटाई करके 190 टाइपों का एक फॉन्ट तैयार किया था, ठीक है, जिसे तिलक टाइप कहा जाता है। कितने, 190 टाइप का फॉन्ट तैयार किया था अपने केसरी पत्र में, ठीक। अगला चलिए बताइए, जहां एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले और शब्द की आवृत्ति न हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए हम साइड रहते हैं, आपको पूरा दिखेगा डिस्प्ले पे। जहां एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, जैसे
बोले ना, सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, कभी व्यभिचारी और कौन, चोर। ठीक है, तो यहाँ पे सुबरन शब्द तो एक ही बार आया है, ठीक है, लेकिन रिपीट नहीं ना हुआ है, शब्द की आवृत्ति नहीं होती है। ठीक है, शब्द की आवृत्ति होती है तो यमक होता है, जब शब्द की आवृत्ति नहीं होती, उसी का सबके लिए अलग अलग मतलब होता है, तो क्या होता है, श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वही चीज समझाया गया है। इसका बताएंगे। क्वेश्चन है, अर्धमागधी अपभ्रंश से निम्नलिखित में से किस भारतीय आर्य भाषा या उपभाषा का विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्धमागधी, ठीक है, तो तीनों को देखते हैं। बिहारी हिंदी किससे, मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से। ठीक, पूर्वी हिंदी जो है यह अर्धमागधी है, इसी का दिया हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी किसका है, सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, तो ये तीनों का हो गया, और आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कबीर ग्रंथावली और जायसी ग्रंथावली का संपादन तथा गंभीर आलोचनात्मक भूमिका लिखने का श्रेय किस आधुनिक आलोचक को जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि कबीर ग्रंथावली, ठीक है, और जायसी ग्रंथावली का संपादन तथा गंभीर आलोचनात्मक भूमिका लिखने का श्रेय किस आधुनिक आलोचक को जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे। कबीर ग्रंथावली और जायसी ग्रंथावली, इस पे जो लिखा गया है आलोचनात्मक की भूमिका लिखने का श्रेय कौन लिख सकता है, किसकी ऐसी हिम्मत है जो इस पे आलोचना लिख दे। पता ही है, ऐसी हिम्मत दिखाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए, रामचंद्र शुक्ल का कोई खंडन करता है आलोचनात्मक तौर पे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। ठीक है ना, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जब भी इनसे बारे में पूछे ज्यादातर कि ये रचना है रामचंद्र शुक्ल की, और उसके विपरीत आलोचनात्मक कौन लिखा है उसका, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी 90% आंसर हो सकते हैं। इसका व्याख्या यहाँ है, ठीक है, व्याख्या पढ़ लीजिएगा आप लोग, पीडीएफ मिल जाएगा, जल्दी मिलेगा सबको। तदविधा समाज, तदविधा समाज 1873 की स्थापना हिंदी के किस मूर्धन्य साहित्यकार ने की थी। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तदविधा समाज की स्थापना हिंदी के किस मूर्धन्य साहित्यकार ने की थी। तो ये कौन किया था, पढ़ रहे हैं कि इसको पहली बार पढ़ रहे हैं। ये किए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, हो गया कौन, ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेन देखिए थोड़ा सा, दिया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वैष्णव भक्ति और स्वदेश प्रेम के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 1873 ईस्वी में तदवीय समाज, उसी को तदविधा समाज बोलेंगे, की स्थापना की थी। उन्होंने पेनी रीडिंग, कौन सी रीडिंग, पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना भी की थी। इसको भी याद रखेंगे।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ध्वनि विज्ञान के अनुसार व और फ वर्णों का सही उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठतालव्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। वर्णों का सही उच्चारण स्थान, तो क्या हो जाएगा? वो क्या है? दांत और ओष्ठ से है, और फ किससे है? ओष्ठ से है। तो किस ऑप्शन में दांत और ओष्ठ दिख रहा है? देखिए, ये दंत से हो गया, वो दांत और ओष्ठ से, और फ किससे हो गया? ओष्ठ से हो गया। तो मिला के दंतोष्ठ कह सकते हैं उसको। इसको मान लीजिए तोड़ के बताना था, ठीक है। इसको दंत प्लस इसको ओष्ठ, दंतोष्ठ, ठीक है। दांत और ओष्ठ से ये हो गया फ, और ये हो गया व, ठीक है ना। वर्णों का सही उच्चारण स्थान बताना था, तो कह सकते हैं एक हिसाब से कि दांत और ओठ से बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इसको ऑप्शन ऐसे नहीं देना चाहिए था, इसको ऑप्शन में इसका भी अलग देना चाहिए था। जैसे इसका कंठोष्ठ हो गया, और इसको ओष्ठ अलग से देना चाहिए था, ठीक है। इसमें भी दंतोष्ठ के साथ ओष्ठ देना चाहिए था अलग से, ठीक है। तब जाके 100% सही रहता। फिर भी इसका ऑप्शन, अगर इस तीनों ऑप्शन में सही करना है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी वही है, दंत जमा ओष्ठ कहलाता है दंतोष्ठ। अगला, द्विवेदी युग के किस कवि को साहित्यवाच स्फीति और कवि सम्राट की उपाधियों से विभूषित किया गया है? ठीक है, साहित्यवाच स्फीति और कवि सम्राट किसको कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज कल भी जो क्लास थी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट था, आज की भी जो क्लास है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सभी के सभी अब सिलेक्शन दिलाने वाले क्लास स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। बाकी भी था, बाकी भी सब क्लास सिलेक्शन वाला है, लेकिन अब इसमें अब थोड़ा लेवल क्या बढ़ गया, जो पीटी मेंस के आने की वजह से लेवल को थोड़ा सा क्या कर दिया गया, इसमें अब थोड़ा सा हार्ड लेवल कर दिया है। क्योंकि अब जब 2 एग्जाम होगा, तो पहले मान लीजिए कि 80 नंबर का हिंदी था, तो अब दोबारा भी तो फिर 80 नंबर का देना पड़ेगा पीटी मेंस के हिसाब से। तो एग्जाम डबल, तो मेहनत भी अब डबल करनी पड़ेगी, और गहराई से गहराई में अब जाकर क्या करना पड़ेगा, बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। पीटी में मान लीजिए हल्का आया, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मेंस में आया आप, तो मेंस में ऐसे ही अब आप लोगों को क्या करने लगेगा, क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ा देगा, ठीक है। चलिए बताएंगे इसको। वाचस्पति और कवि सम्राट कहा जाता है हरिओंद जी को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी को। चलिए, अब डिटेल्स में पढ़ना ही पड़ेगा। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास जैसी अमर कृतियों के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय को उनके साहित्यिक सेवाओं के लिए कवि सम्राट और साहित्य वाचस्पति की उपाधि दी गई थी। अच्छा, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, ये दोनों रचनाएं भी किसकी है? ये है हरिओंद जी की है, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद। इसका बताइए। आज क्वेश्चन थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा फॉन्ट उसका चेंज हो गया है। क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। वाक्य के भेद के अंतर्गत मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मुख्य पहचान क्या है? इसमें से बताना है। इसमें 2 स्वतंत्र उपवाक्य और या किंतु से जुड़े होते हैं, ठीक है। दूसरा है, इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा उस वाक्य पर आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है। इसमें केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है।
ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आपको लगता है कि तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही है या एक से अधिक इसका उत्तर हो सकता है? तो देखिए, और किंतु, परंतु, ये सब किसमें होता है? संयुक्त वाक्य में होता है। किसमें होता है? संयुक्त वाक्य में हो जाएगा ये, ठीक है, संयुक्त वाक्य में। और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा उसका क्या होता है? आश्रित उपवाक्य होता है। आज इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वो तो सिंपल वाक्य हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। वही चीज है, समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा बताइए, खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ माना जाता है? मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौशेनी अपभ्रंश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यही क्वेश्चन जो था ऊपर आया हुआ था, बस इसको आपसे घुमा के पूछा हुआ था। अब यहाँ पे दूसरा घुमा के पूछ दिया, ऑप्शन चेंज हो गया है, ठीक, वही चीज को पूछ दिया है। तो खड़ी बोली का विकास किससे हुआ है? सौशेनी अपभ्रंश, जो कि आपको ऊपर बताए भी हम। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हिंदी गद्य साहित्य में प्रथम डायरी लेखक किसे स्वीकार किया जाता है? धीरेन्द्र वर्मा, नरदेव शास्त्री, वेद तीर्थ, सुंदरलाल त्रिपाठी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे जल्दी से। प्रथम डायरी लेखक, तो प्रथम डायरी लेखक कौन लिखा था? ये लिखे थे नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। ठीक है, डायरी विधा होता है, ठीक है ना, तो उसको याद रखेंगे। अब इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। दिया कि हिंदी में प्रथम डायरी विधा की शुरुआत नरदेव शास्त्री, जिनका उपनाम है वेद तीर्थ, द्वारा लिखित कौन सी डायरी? जेल डायरी 1930 ईस्वी में माना जाता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की मेरी कॉलेज डायरी भी इस विधा की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति भी है। ठीक है, तो नरदेव शास्त्री जी को हिंदी का प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। उनका जेल डायरी रचना है, ठीक है, 1930 ईस्वी में। और एक धीरेन्द्र वर्मा जी की रचना है मेरी कॉलेज डायरी, तो वो भी इम्पोर्टेंट रचना है। चलिए 15 नंबर का बताएंगे। व्याकरणिक कोटि वचन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं है, ठीक। गौ गवे, वस्तु वस्तुएं, वधु वधुएं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए किसके अकॉर्डिंग? वचन के हिसाब से। सही नहीं है बताना है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं हो जाएगा? देखिए यहाँ पे डिटेल के साथ पूरा दिया है कि ऑप्शन सी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? बाकी ये दोनों क्या है? सही है। गौ का गवे, वस्तु का वस्तुएं, ये क्या है? गलत है, और गलत ही बताना था आपको, नहीं वाला, ठीक है। देखिए दिया है वधु वधु में। व्याख्या में दीर्घ उकारांत स्त्री शब्दों का बहुवचन बनाते समय दीर्घ उ को ह्रस्व उ में बदल दिया जाता है, ठीक है। अतः वधु का शुद्ध बहुवचन रूप क्या होगा? वधुएं, वही तो लिखा हुआ है। अच्छा, क्यों गलत दिया है अभी देखते हैं।
क्योंकि हमको भी डाउट हो रहा है। धू में छोटा ऊ की मात्रा होना चाहिए, यहाँ विकल्प में वधु लिखा गया है जो मूल रूप से अशुद्ध है। मूल रूप वधु होता है। देखिए कितना, बस कितने का अंतर है, बस समझ रहे हैं? तो समझा भाई? देखिए क्या गलत है इसमें। यहाँ पे इसको होना चाहिए वधु ऐसे, ठीक है। इसके बाद वधुवे ऐसे, ये वाला इधर वाला सही है, वधुवे, ये वधु ऐसे रहेगा, ठीक, और ये वधुवे, इस वजह से ये क्या है, नहीं है। तो इतनी छोटी सी चीज की वजह से गलत हो सकता है, ठीक है। ये दोनों सही है। चलिए, एग्जाम में यही सब थोड़ा सा केयर नहीं करने पे क्या हो जाता है, गलती हो के एक आध नंबर कम करवा देता है। चलिए इसका बताइए। रीति को काव्य का गुण मानने वाले और गुण संप्रदाय को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने वाले आचार्य कौन है? आचार्य कुंतक, आचार्य वामन, आचार्य दंडी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। गुण संप्रदाय को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने वाले आचार्य कौन हो जाएंगे? कौन है? आचार्य वामन। कौन हो जाएंगे? आचार्य वामन हो जाएंगे, ठीक है। यह है कि 8वीं शताब्दी के आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ में रीति संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। और उन्होंने काव्य गुणों को 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण को रीति के आधार मानकर स्थापित किया गया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण को आधार मान के यह रीति संप्रदाय को स्थापित किया है। कौन? आचार्य वामन, ठीक है। और ये क्वेश्चन बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। जो लेवल जब क्वेश्चन एग्जाम का बढ़ाता है वहां पे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब तो लेवल बढ़ चुका है ना पीटी मेंस की वजह से, अब वो बात भूल जाइए पुराना वाला। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण पार्श्विक ध्वनि लेटरल कॉन्सोनेंट के रूप में जाना जाता है? य, र, ल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पार्श्विक ध्वनि, ये ग्रामर का क्वेश्चन है और आसान भी हो जाएगा। जैसे ही ग्रामर आता होगा आपका चेहरा खिल जाता होगा ना। ग्रामर का क्वेश्चन व्याकरण का देख के चेहरा खिल जाता है खुशी के मारे, वाह ग्रामर का आ गया। और जैसे ही कोई साहित्य का क्वेश्चन टफ आता है चेहरा मुरझा जाता है। यही सिचुएशन एग्जाम हॉल में भी होता है, ठीक है। तो टफ क्वेश्चन देख के डिमोटिवेट नहीं होना है और हल्का क्वेश्चन देख के ज्यादा उड़ना नहीं है। अपना बैलेंस दिमाग का संतुलन बना के रखना। हो सकता है स्टार्ट का 5 क्वेश्चन हार्ड हो, ठीक है, और यहीं पे आप डिमोटिवेट हो गए। इसके बाद सब क्वेश्चन हल्का हो, तो जैसे डिमोटिवेट हो गए तो सिंपल क्वेश्चन में क्या होने लगेगा, गलत होने लगेगा। इसलिए जैसे हार्ड दिखता है स्किप करके आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, जहाँ पे हल्का दिखे करते जाइए, ठीक है। देखिए इसमें दिया है पार्श्विक ध्वनि, तो पार्श्विक में क्या होता है? र। पार्श्विक ध्वनि क्या है? ल। और एक होता है र। र क्या है? ये लुंठित ध्वनि है। क्या है? लुंठित। लुंठित र और पार्श्विक ल, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। वही चीज है। वह जो है अर्धस्वर माना जाता है, य और वह क्या माना जाता है? अर्धस्वर माना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों का यूजीसी नेट का। चलिए बहादुर लोग बताइए आप लोग। क्वेश्चन है, सूफी मत के अंतर्गत साधना की 4 अवस्थाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? साधना की 4 अवस्था है। ऑप्शन है तरीकत, शरीयत, हकीकत, मारिफत। ऑप्शन बी जो है शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। ऑप्शन सी जो है हकीकत, मारिफत, शरीयत, तरीकत। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
बताएंगे। देखिए ऐसे ही जब क्वेश्चन आ जाएगा ना तो मियाऊ बिल्ली बन जाएंगे और सब बन जाएंगे। हमसे भी अगर अचानक से ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो हम भी भींगी बिल्ली मियाऊ बिल्ली बन जाएंगे और हम ही क्या बहुत सारे टीचर बन जाएंगे। क्योंकि जब बीपीएससी अभी हल्का ले रहा है और अचानक से ऐसा क्वेश्चन टपका दे जिसका किसी को उम्मीद ना हो तो सबका चेहरा क्या हो जाएगा, मियाऊ बन जाएगा बिल्ली की तरह। चलिए पहले तो ये क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। सूफी मत के अंतर्गत साधना की 4 अवस्थाओं का वर्णन है। कई बार ये भी पूछ देता है क्वेश्चन कि साधना की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो नाम तो है, नाम दे के आपसे अनुक्रम पूछ लिया कि पहले कौन होता है, इसके बाद क्या होता है क्या होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे होता है शरीयत, ठीक है, इसके बाद तरीकत, फिर मारिफत, फिर हकीकत, लास्ट में आपको हकीकत से रूबरू हो जाना है। ठीक, तो शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, पहले आप शरीयत से रहिए, लास्ट में हकीकत पता चल जाएगा। ठीक है, ये सूफी में है 4 नियम दिया है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, दिया है कि सूफी साधना में साधक को 4 सोपान से गुजरना पड़ता है। 4 सोपान मतलब उसके नियम से गुजरना पड़ता है। पहला शरीयत, तो शरीयत का मतलब होता है आचरण या नियम। ठीक है, शरीयत का मतलब क्या हो जाएगा, आचरण या नियम। तरीकत का मतलब क्या होता है, हृदय की शुद्धता होनी चाहिए। पहले आपका आचरण सही हो, नियम से चलिए। दूसरे नंबर पे क्या हो, हृदय क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो दिल है वो शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ रहे हैं और अंदर आपके मन में कुछ और चल रहा है। ठीक है, इसके बाद मारिफत, मारिफत मतलब ज्ञान या आरिफ बनना, मतलब ज्ञानी बन जाना। हृदय की जब शुद्धता हो जाएगी तो व्यक्ति क्या बन जाएगा, ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति में हो जाएगा। फिर इसके बाद हकीकत, हकीकत समझ में करते हैं, सत्य की उपलब्धि होती है, अद्वैत वह स्थिति होती है। ठीक, आप हकीकत से रूबरू हो जाएंगे लास्ट में। ठीक, तो यही 4 नियम सूफी में बताया गया है। नाम याद रखेंगे, शरीयत, तरीकत, मारिफत और एक हकीकत। ठीक है, यहाँ पे है, चारों का नाम याद रखें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए अच्छे से, ताकि भूले न कभी। नोट तो कर नहीं पाएंगे या आप लोग दोबारा तो देखते नहीं होंगे क्लास को। कितने लोग हैं यहाँ पे जो दोबारा 2x में करके बाद में देख लेते हैं, 2x में करके बाद में देखते हैं, या 2x में नहीं ऐसे भी देख सकते हैं। दोबारा कितने लोग क्लास देखते हैं बताइए। आप लोग क्या लगता है, एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लिए जिंदगी भर के लिए याद हो गया? कभी नहीं होगा। जब तक आप देखिए, मान लीजिए हम क्या बताते हैं, डेली क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो जब डेली क्लास कर रहे हैं तो कुछ तो क्वेश्चन ऐसा होगा जो एकदम बिल्कुल नया आपको दिखता होगा, तो उसको तुरंत तो नोट करने लगेंगे, तो फिर क्लास में आंसर देने से मिस हो जाएगा। तो आप लोग डेली का जो क्लास करते हैं वो करते रहिए, और जब भी आपको टाइम मिले, संडे के दिन या किसी और दिन जिस दिन क्लास न लगती हो, तुरंत पूरा 6 दिन का क्लास जो है उसको 2x में करके जल्दी जल्दी भगा भगा के आप लोग को रिकॉल कर लेना है। उससे क्या हो जाएगा, एक बार देखे आपको नजर पे चढ़ गया, दूसरी बार देखे वो आपका, जब दूसरी बार देखेंगे आंसर करते जाएंगे मन में, इसका ये होगा, फिर इसका ये होगा, 2x में चलेगा जल्दी 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 जल्दी। तो उसमें क्या होगा, तुरंत 1 घंटा का वीडियो 40 मिनट का 20 मिनट में खत्म। ठीक है, 2 घंटा 3 घंटा बैठेंगे, 6 वीडियो खत्म, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी मजबूत हो जाएगा, सबका सब। जब तक देखिए, जब तक कोई रिवीजन नहीं कर रहा है, कोई भी रिवीजन नहीं कर रहा है अगर, तो उसका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। चाहे आप किसी भी सिलेक्टेड व्यक्ति से पूछेंगे, उसका सबसे मेन की क्या होता है कि वो जो भी क्वेश्चन पढ़ लिया उसको आप नींद में से भी जगा के पूछेंगे वो बता देगा। ठीक है, क्योंकि उसको इतनी बार रिवीजन कर लिया है कि उससे गलती नहीं होगा। देखिए, 5 बुक को एक साथ मत पढ़िए, 5 बुक है, पांचों को नहीं पढ़ना है, लेकिन एक ही बुक उठाइए, उसको 5 बार पढ़ जाइए। एक ही बुक उठाइए, उसको जब 5 बार पढ़ेंगे ना, तो 5 बार पढ़ेंगे तो उसी में आपको लगेगा अरे यार इसमें ऐसा भी था जो हम मिस कर दिए पहली बार। फिर तीसरी बार पढ़ेंगे, चौथी बार पढ़ेंगे, तो भी उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसा चीज मिलेगा जो याद आएगा, अच्छा ये हमसे मिस हो रहा था इसी किताब में।
अगर 5 बुक एक एक बार पढ़ते हैं कोई फायदा नहीं, लेकिन एक बुक को डेली आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए 5 बार, देखिए सब क्लियर हो जाएगा। उसी तरह क्लास में भी है, एक क्लास को आप लोग 2 बार देखिए, रिवीजन कीजिए संडे के दिन, तभी होगा। और पीडीएफ भी तो देंगे आपको, पीडीएफ में से भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप लोग जाके, लेकिन क्या है कि पीडीएफ में आपको एक्सप्लेन बस मिलेगा, समझाया हुआ चीज नहीं मिलेगा। तो रिकॉल करने के लिए जो समझाया जाता है वो भी जरूरी है, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिए, अदरवाइज वो आपकी मर्जी है। बाकी किसी से भी अगर आप पूछेंगे, कोई भी टीचर हो या स्टूडेंट जो सिलेक्टेड है, तो एक ही चीज बताएगा, रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य में औचित्य के कुल कितने भेद स्वीकार किए हैं? 10, 28, 27, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका, जल्दी से बताएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। आज लगता है क्लास बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन भी टफ है, क्वेश्चन हैवी है, इस वजह से लंबा जाएगा। क्योंकि 36 मिनट का क्लास हो गया और हम लोग 19वें क्वेश्चन पे हैं, यानी कि 2 मिनट में एक क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि सभी क्वेश्चन क्या है हम लोग के इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, बताइए, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य में औचित्य के कुल कितने भेद स्वीकार किए हैं? थोड़ा हम पानी पी रहे हैं इसलिए साइड में है। तो कुल कितने भेद स्वीकार किए हैं? 27 के 28। औचित्य के कुल कितने भेद स्वीकार किए हैं? ये किए हैं 27, 27 भेद स्वीकार किए हैं इन्होंने। और कौन किए हैं? आचार्य क्षेमेंद्र, ये भी याद रखेंगे। औचित्य संप्रदाय किसका है? आचार्य क्षेमेंद्र जी का है। ठीक है, चलिए देखिए ये 10 किसका नाम दिया है यार। ठीक है, एक बार पढ़ा देते हैं इसको भी। आचार्य क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा, कौन सा? औचित्य विचार चर्चा में औचित्य को काव्य का प्राण माना है। काव्य का क्या माना है? प्राण माना है। इसके अंतर्गत पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस आदि को समेटते हुए कुल 27 भेदों का निरूपण किया गया है। ठीक है, चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन। 2020 खेलने के लिए स्टार्ट हो जाइए अब। प्रगतिशील लेखक संघ PWA की स्थापना भारत के लखनऊ में किस वर्ष हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है 1935 सजाद जहीद, 1936 मुंशी प्रेमचंद, 1938 सुमित्रा नंदन पंत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देख रहे हैं ना, ये होता है लेवल, जब क्वेश्चन कुछ ना स्टार्ट कर देगा तो, और जब हल्का देगा तो वही देगा। कमायनी के लेखक कौन है? और कबीरदास के साखी शब्द रामायणी। और जैसे ही थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा तो बहुत सारे लोग ऐसे क्लास छोड़ के भी भाग जाएंगे। देखिएगा, इसी क्लास में अगर 10 लोग लाइव होंगे तो 10 लोग लास्ट तक नहीं टिकेंगे, वो सब भाग जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन टफ है और जो टफ चीजें होती है वो सबको भाग पड़ती है। सब उसको सहन नहीं कर पाता, वो जो सहन कर करके पढ़ लेता है वही कामयाब होता है। ठीक है, तो देखिए एक बना था लेखकों का संघ, प्रगतिशील लेखक संघ, उसको PWA भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक चीज याद रखेंगे कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत के किस शहर में हुई थी? लखनऊ शहर में हुई थी। कौन किया था? मुंशी प्रेमचंद किए थे 1936 ईस्वी में, जब इन्होंने गोदाम रचना लिखा था, उसी टाइम में ये किया हुआ है। मुंशी प्रेमचंद 1936 ईस्वी में किया था और लखनऊ शहर में हुआ था भारत के। ठीक है, लखनऊ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक ना, देखिए दिया कि भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? मुंशी प्रेमचंद। उनका भाषण साहित्य का उद्देश्य, पढ़े ना, ऐतिहासिक माना जाता है कि साहित्य का उद्देश्य किसका है? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का है। ये पूछा जाता है एग्जाम में भी।
चलिए अच्छा 20 नंबर तक कितना लोगों का कितना सही हुआ पहले एक बार ये बताइए। 20 में से कितना लोगों का कितना सही सही आंसर हुआ है, एक बार कमेंट में सब लोग बताएंगे हमको 20 में से कितना सही सही हुआ है। ठीक है, और जो लोग यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो प्लीज वीडियो को क्या कर दीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए। जो बाद में देखते हैं वही लाइक नहीं करते हैं, जो लाइव देखते हैं वो तो लाइक करते ही हैं। तो जो भी लोग बाद में वीडियो को देखते हैं, आप लोग पहले तो गलती करते हैं कि लाइव आते नहीं है और बाद में आते हैं तो न लाइक करते न शेयर करते। बताइए, ये तो फिर गलत बात है ना। अभी यहाँ पे नाच नाच के पढ़ाने वाला टीचर मिल जाए, उसको खूब कॉमेडी में मजाक करके हंसी करेंगे तो फिर हंसी मजाक में पेपर रह जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि आप देश के भविष्य बनने जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का भविष्य आपके हाथ में रहेगा, इसीलिए थोड़ा सा चिल करेंगे बीच बीच में, लेकिन इतना भी नहीं कि उसको हंसी मजाक के चक्कर में। वो सब कहने की बात है कि नाच नाच के पढ़ा दिए याद हो गया, कुछ नहीं होता, 2 दिन के बाद सब भूल जाता है जब रिवीजन नहीं होगा तो। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के अंतर्गत जब किसी शब्द का संकुचित अर्थ विस्तृत हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थ संकोच, अर्थापकर्ष, अर्थ विस्तार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, यह क्या है कि अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के अंतर्गत जब किसी शब्द का क्या हो जाए, संकुचित अर्थ क्या हो जाए, विस्तृत हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? अर्थ संकोच बोलेंगे। अर्थ छोटा हो जाएगा तब बोला जाता है, वो नहीं होता, उसको बोलते हैं अर्थ विस्तार। क्या होगा? पढ़ेंगे तो खुद समझ आ जाएगा। संकुचन से अर्थ क्या हो रहा है, विस्तृत हो रहा है, तो विस्तृत हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अर्थ विस्तार। अगर ये नहीं आ रहा है तो बस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते तो समझ में सब लोग को आ जाता है, और कई लोग समझ भी गए होंगे पढ़ के। ठीक है, चलिए इसको समझिए। जब किसी शब्द को पहले का सीमित अर्थ समय के साथ व्यापक या बड़ा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? अर्थ विस्तार कहते हैं। जैसे तेल, तेल शब्द पहले केवल तिल के रस के लिए आता था, अब किसी भी बीज के द्रव के लिए प्रयुक्त होता है, उसका अर्थ विस्तार हो गया। तेल खाने के पहले तिल का रस होता था, अब तो सरसों का तेल, ठीक है, सूरजमुखी का तेल, रिफाइंड तेल, सब तेल, इसका अर्थ विस्तार हो गया। चलिए अब इसका बताएंगे। क्वेश्चन है, छंद शास्त्र के अंतर्गत जगड़, जगड़ का सही मात्रा सूचक रूप क्या होगा? ये है ऐसे IIS वाला है, ये समझिएगा ऐसे है ये जब लिखते हैं। अब उसमें नहीं बन पाता ना, ये मतलब है कि लघु लघु गुरु, लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? क्या दिया है? जगड़। तो इसका सूत्र क्या बताए हैं हम? य माता राज भानस लगा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? य माता राज भानस लगा। ठीक है, सबको मिला दिए। अब ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे? जगड़। ज कहां से आ रहा है? तो ज देखिए यहाँ पे है, यहाँ से, तो यहाँ से 3 अक्षर लेंगे। अब देखिए ज में 1 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो इसका मात्रा सूचक रूप क्या हो जाएगा? लघु गुरु और लघु, इसमें है ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, ऐसे इसको निकाल लेंगे। बाकी अगर रट्टा मारेंगे तो अभी जगड़ दिया है, कभी तगड़ देगा, कभी नगड़ देगा, फिर उसका याद कीजिए। हम तो भैया आज तक कभी याद नहीं किए हैं, जैसे ही आता है तुरंत लिखते हैं यह माता राज भानस लगा, या मन में ही पढ़ेंगे तो तुरंत समझ में आएगा राज भानस लगा, तो जो भानस लिख लेंगे तुरंत आपको क्या हो जाएगा? क्लियर आंसर मिल जाएगा। चलिए इसका उत्तर बताइए। हिंदी का किस उपभाषा के अंतर्गत बांगरू या जाटू बोली आती है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत बांगरू या जाटू बोली आती है? बताएंगे जल्दी।
बांगरू या जाटू किसके अंतर्गत आती है? ये आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी यानी अगर कई बार इसका क्या पूछते अपभ्रंश पूछते तो सौर श्रेणी अपभ्रंश क्या हो जाएगा? सौर श्रेणी अपभ्रंश। ठीक है, कई बार पूछ देगा अपभ्रंश, ये ऐसे नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसका बताएंगे। आधा गांव उपन्यास किस आंचलिक पृष्ठभूमि पर आधारित है और उसके लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह गंगौली गांव, राही मासूम राजा गंगौली गांव, हरीश्वर नाथ रेणु मेरीगंज गांव। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद आ रहा है कुछ? ये है आधा गांव और एक है कौन? मैला आंचल। मैला आंचल, ये दो चीज बहुत बार पूछता है एग्जाम। मैला आंचल उपन्यास किसका है? तो मैला आंचल है, ये है फरीश्वर नाथ रेणु का। ठीक है, मैला आंचल। और मेरीगंज गांव, मेरीगंज गांव जो कि कौन से जिले में? पूर्णिया जिले का स्टोरी है। और गांव कौन सा? मेरीगंज गांव। और आधा गांव कहाँ का स्टोरी है? राही मासूम रजा गंगौली गांव। कौन सा गांव? राही मासूम रजा। ये कौन सा गांव है इनका? गंगौली गांव। और ये गंगौली कहाँ पड़ता है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये गाजीपुर जिले की घटना है जो कि यूपी का है। अरे आपका गाजीपुर यही बक्सर से सटा हुआ है। ठीक, तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश की ये स्टोरी है। देखिए, आधा गांव 1966 ईस्वी में राही मासूम रजा द्वारा वही भारत विभाजन के समय शिया मुसलमानों के जीवन और मानसिकता पर आधारित उपन्यास है जिसकी पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश के गंगौली गांव है। ठीक, अगला बताएंगे 25। देखिए, कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह विख्यात सैद्धांतिक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? नागरिक प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, आनंद कादम्बरी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह विख्यात सैद्धांतिक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था सरस्वती पत्रिका में, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी वाला है। उसमें कविता क्या है ये प्रकाशित हुआ था। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कालजयी निबंध कविता क्या है। ठीक है, इनका एक निबंध है क्या? कविता क्या है। यही प्रकाशित हुआ था सरस्वती पत्रिका में। कब प्रकाशित हुआ था? 1909 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, बाद में इसे परिमार्जित करके चिंतामणि भाग में संकलित कर दिया गया। यही है कविता क्या है, चिंतामणि में चेंज कर दिया गया था। 26 आज लग रहा है ना क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी है। चलिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का सफल प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा देखिए, यूट्यूब पे क्या है? यूट्यूब, हम लोग तो खुद टीचर हैं, जो इसको नहीं पता होगा वो जान ले आज। हम खुद एक बीपीएससी टीचर हैं। ठीक है, तो हम खुद एक बीपीएससी टीचर है। हमारा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, न कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ा के डरा देना और फिर बैच बेचना। ठीक है, तो जिसको बैच बेचना रहता है उससे भी हम यही चीज कहेंगे कि देखिए, बैच बेचिए लेकिन सही तरीके से बेचिए। ऐसा नहीं हम देखते हैं क्या इतना टफ क्वेश्चन लेके आएंगे यूट्यूब पे, उसको देखने के बाद जो स्टूडेंट है वो डिमोटिवेट, इतना हार्ड आएगा तो हम फेले हो जाएंगे। इससे बढ़िया है कि तुरंत 500 का बैच ले लेते हैं, यानी 499 का बैच ले लेते हैं। ठीक है, 300 का बैच ले लेते हैं, 400 का बैच ले, मतलब जितने का बैच है उसको ले लेंगे डर के मारे। और बाद में पता चलता है एग्जाम में इतना हार्ड तो पूछा ही नहीं था। भाई पेपर में दोनों मिक्स होता है, थोड़ा हार्ड थोड़ा ये,
लेकिन क्या करते हैं टीचर, इतना हार्ड दे देंगे उसको, इतना हार्ड कर देंगे, 4 दिन बच्चा अगर यूट्यूब पे किसी का क्लास देखने के बाद समझे बोली इससे बढ़िया हम बैच ले लेंगे, नहीं तो हमारा कभी भी पास नहीं हो सकते। हमको देखिए, हम आज तक अपनी लाइफ में, आज तक लाइफ में किसी भी टीचर का बैच नहीं लिए, किसी भी टीचर का बैच लेके नहीं पढ़े हैं, ठीक है। बीपीएससी के लिए, ये जो टीचर वाला एग्जाम के लिए, या तो किताब पढ़ लिए, या अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया यूट्यूब पे सर्च किए और देखना स्टार्ट कर दिए। किसी भी टीचर का उठाइए, पूरा वीडियो देखिए, खुद समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन अगर बैच लेने के चक्कर में पड़ गए ना तो फंस जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो बैच लीजिए, अगर एकदम नहीं आता है समझ में तो ले सकते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी हिंदी का जानकारी रखता है, जैसे कि आप लोग हैं, तो फिर बैच के पीछे मत भागिएगा। आपको यूट्यूब पे सब मिलेगा, सब मिलेगा, फ्री में मिलेगा। और हमारे साथ रहेंगे 110% है कि आप हिंदी में से एक भी क्वेश्चन आने के बाद एग्जाम में कहिएगा कि हम न पढ़ाए थे, फिर उस दिन हम कहेंगे कि हाँ यूट्यूब पे नहीं पढ़ाई होता। चलिए, विधेयवादी पद्धति को बता दीजिए। कई दिन आपको हार्ड ले पढ़ना है, कई दिन आपको हल्का भी पढ़ना है, कि क्वेश्चन जैसा पूछे वैसा आप लोग मैनेज कर लें। तो ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने ही प्रयोग किया था। चलिए इसका बताएंगे। यह है कि जहां कारण उपस्थित होने पर भी कार्य उत्पत्ति न हो, वहां कौन सा विशिष्ट अलंकार होता है? विभावना अलंकार, विशेषयोक्ति अलंकार, व्याघात अलंकार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताएंगे। 27 51 मिनट हो गया यार। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना टेंशन हो जाता है कि इतना लंबा क्लास जाने लगा। अच्छा, आप लोग को दिक्कत नहीं ना है? ज्यादा लंबा क्लास जाता है तो दिक्कत नहीं ना है? बताइए आप लोग। अदरवाइज हम जल्दी जल्दी पढ़ा के निपटा देंगे, डिटेल उटेल की जरूरत नहीं रखेंगे, बस क्वेश्चन आंसर कराएंगे। बता दीजिएगा हमको कमेंट में, ज्यादा लंबा क्लास से अगर दिक्कत होगा तब। रियली बताएं, जो लंबा क्लास करने के स्टेमिना नहीं रखता है वो एग्जाम में क्या 2 घंटा 2.5 घंटा का पेपर देगा? जो यहाँ एक्सप्लेन करके समझ के पढ़ नहीं सकता वो 2.5 घंटे का पेपर में बैठ के बखला जाएगा, ठीक है। और पढ़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए, जहां कारण उपस्थित होने पर भी कार्य उत्पत्ति न हो, वहां कौन सा होता है? विशेषयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। जहां कारण उपस्थित होने पर भी कार्य की उत्पत्ति न हो। देखिए, जहां कारण नहीं होता है और कार्य होता है वहां विभावना होता है, लेकिन जहां कारण हो और कार्य की उत्पत्ति न हो तो वहां पे विशेषयोक्ति अलंकार हो जाएगा। देखिएगा, इसका एक्सप्लेन देखिए। यह विभावना का ठीक उल्टा होता है, जहां साधन या कारण जैसे पानी मौजूद हो फिर भी कार्य जैसे प्यास बुझना न हो, मतलब कार्य न हो, वहां विशेषयोक्ति अलंकार होता है। जैसे में नेहू न नयनन को घटे, उपजी बड़ी बयाल, आ नीर भरे नित रहे, आ तऊ न क्या प्यास बुझाए। नीर भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है नित, लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझती, ठीक है। कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। मान लीजिए समुद्र का पानी प्यास लगा, कोई पिएगा जल्दी? वही हाल है। नयन का जल से कौन पानी प्यास बुझता है? चलिए इसका बताइए। अमीर खुसरो ने हिंदी को अपनी रचनाओं में क्या नाम दिया था? रेखता, हिंदवी या हिंदोई, देसिल बयाना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली हिंदी को अपनी रचनाओं में क्या नाम दिया था? हिंदवी या हिंदोई? क्या नाम दिया था? हिंदवी या हिंदोई नाम दिया था। उसी को हिंदोई या हिंदवी बोलते हैं, ठीक है। ये खड़ी बोली हिंदी को क्या बोले? हिंदवी, वही हिंदी है। देखिए, आदि काल के खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो ने अपनी पहेलियों और मुकुरियां और खलिकबारी कोश ग्रंथ इस भाषा को हिंदवी और हिंदई नाम से संबोधित किया है।
साधारणीकरण के सिद्धांत का रस सूत्र की व्याख्या के अंतर्गत सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था? अभिनव गुप्त, भट्टनायक, शंकुक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए तैयारी 4 जी है तो बताइए आंसर। तैयारी 4 एक है हमारे क्लास में भी, भैया जल्दी से नोटिस वोटिस भेजवाइए तैयारी 4 जी, ठीक है। और देखिए जो स्पीड होता है वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। आप कमेंट में किए थे एक दिन कि लास्ट में स्पीड बढ़ाइए, बताइए ऐसे क्वेश्चन रहेगा आप क्या स्पीड में पढ़ा के जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे, समझ में भी नहीं आएगा, फिर बाद में हमको आप कमेंट में गाली देके जाएंगे कि पढ़ाने नहीं आता। हल्का क्वेश्चन रहता है विलोम शब्द का बता के निकल लेते, अभी इसको तो समझाना पड़ेगा, ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन का सिद्धांत, ठीक है ना, साधारणीकरण, सर्वप्रथम इसका आविष्कार किसने किया था? ये किए थे भट्टनायक। कौन किए थे? भट्टनायक। पीजी किया होगा जो साधारणीकरण बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। देखिए रस सूत्र के तृतीय व्याख्याकार भट्टनायक भुक्तिवाद के अंतर्गत साधारणीकरण का सिद्धांत दिया जाता है। इसके अनुसार भाव, तत्व, व्यापार द्वारा विभाव आदि को साधारणीकरण होता है। टीआरई 1 का पेपर देखे हैं आप लोग? टीआरई 1 टीजीटी और पीजीटी धुआं उड़ा दिया, ठीक है ना। लाएंगे फिर किसी दिन, एक दिन का पढ़ाए थे पहले का, लेकिन हमको लगता है कि टीआरई 1 का पेपर फिर से लाना पड़ेगा दिखाने के लिए, टीजीटी और पीजीटी का। देखिए कैसे धुआं उड़ाता है ऐसे क्वेश्चन जब आता है तो, उसके बाद सब धुआं धुआं लगने लगेगा एकदम आप लोग को। चलिए ध्वन्यालोक नामक युगांतरकारी संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता कौन है जिन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है? आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य मम्मट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन माना है काव्य की आत्मा और ध्वन्यालोक? ध्वन्यालोक नाम से ही समझ गए होंगे किसकी रचना है, ये आनंदवर्धन की है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन। चलिए अगला देखेंगे। 36 नंबर तक हो गया, कितने लोगों का कितना सही सही हुआ जल्दी से बताएंगे? क्या यहीं पे इंड कर दिया जाए या 40 नंबर तक लेके जाया जाए? बताइए, लास्ट तो लंबा है, 10 क्वेश्चन और बचा है अभी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे पड़ा हुआ है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। भागिएगा मत वरना सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग शुरू से देख रहे होंगे तो समझिए रहे होंगे कितना लेवल का है क्वेश्चन है। ताल सप्तक 1943 के संपादकीय कवियों को राहो का अन्वेषी किसने कहा था? मुक्तिबोध, अज्ञेय, प्रभाकर मात्रे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राहो का अन्वेषी टीआरई 3 में ही आया हुआ है, ये टीआरई 3 में ही ये क्वेश्चन आया था, राहो के अन्वेषी। तो कौन कहा है? ये कहें गजान सॉरी अज्ञेय कहें, सच्चिदानंद हीरानंद भाषाई अज्ञेय जी कहे हैं। चलिए इसका बताइए। चलिए थोड़ा सा आसान क्वेश्चन आ रहा है, स्पीड रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से विराम चिन्ह अर्ध विराम सेमी कॉलन को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए बी सी डी देखिए और आंसर दीजिए। क्या दिया है? अर्ध विराम। एक होता है अल्प विराम। क्या होता है? अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब क्या? कॉमा, जो इसे कॉमा होता है, ये है अल्प विराम। और ये बी नंबर ऑप्शन क्या है? ये है अर्ध विराम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर। चलिए इसको बताएंगे। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था जो सन 1854 ईस्वी में श्याम सुंदर सेन संपादन में कलकत्ता से निकला था? उदंत मार्तंड, समाचार सुधावर्षण, बंगदूत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बताइए इस क्वेश्चन को क्या जल्दी से पढ़ा के निकल सकते हैं? जल्दी से बताएंगे। बताइए इसको। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था जिसे 1854 ईस्वी में श्याम सुंदर सेन कलकत्ता से निकाले थे? किसको निकाले थे? समाचार सुधावर्षण। समाचार सुधावर्षण पत्र को इन्होंने कलकत्ता से 1854 ईस्वी में प्रकाशित किया था। चलिए इसको बताइए। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सरहप्पा, इसको सरहप्पा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि
किस इतिहासकार ने माना है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल संस्कृत्यानंद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, सरापा वाला। इनको कौन हिंदी का प्रथम क्या माना है, कवि माना है? गर्मी हो रहा है बहुत, तो कौन माना है भाई? राहुल संस्कृत्यायन जी ने सरापा को क्या माने हैं? हिंदी का प्रथम कवि। चलिए अगला देखते हैं। आज तो क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, ऐसा हमको फील हो रहा है, आप लोग को हो रहा है कि नहीं? क्वेश्चन लेवल हार्ड। उन्मेष और उद्गम शब्द भाषा विज्ञान के इतिहास में मूल रूप से किस भाषा परिवार की विरासत है? द्रविड़ भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार, आस्ट्रिक भाषा परिवार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उन्मेष और उद्गम शब्द भाषा विज्ञान के इतिहास के मूल रूप में किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? ये आता है भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत। उन्मेष और उद्गम शब्द देख रहे हैं, उन्मेष और उद्गम क्या है? ये सब हिंदी का ही तो है, तो भारोपीय भाषा ही तो होगा। चलिए अगला देखेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि रीतिकालीन काव्य को अलंकृत काल नाम किस इतिहासकार विद्वान ने दिया था? ऑप्शन ए है मिश्र बंधु, ऑप्शन बी है डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अलंकृत काल, तो अलंकृत काल कौन कहा था? मिश्र बंधु। कौन कहते? मिश्र बंधु। ठीक है, मिश्र बंधु कितने भाई थे? 3 भाई थे, याद रखेंगे। तीनों का नाम आप लोग कमेंट में बताइए। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, खैर यहाँ पे दे भी दिया है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ठीक, भट्टनायक का रस निष्पत्ति संबंधित मत किस दार्शनिक मतवाद को प्रभावित करता है? शैव दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भट्टनायक की रस निष्पत्ति संबंधी मत किस दार्शनिक मतवाद को प्रभावित करता है? तो भट्टनायक किस दर्शन के फॉलोअर थे? सांख्य दर्शन के। ठीक, इसी को ये हो जाएगा। चलिए हम लोग का धीरे धीरे 38 पे आ गए, इसी हो रहा है देखते हैं। वर्णों उच्चारण की दृष्टि से हिंदी काकल्य ध्वनि किसे माना जाता है? ह, य, श, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे तो काकल्य ध्वनि आप लोग को भी पता है क्या है इस ऑप्शन में से? ह। तो क्या ह ही सिर्फ काकल्य ध्वनि है? नहीं, जो विसर्ग आता है वो भी हम लोग की काकल्य ध्वनि में काउंट होता है। जैसे अह, विसर्ग जो होता है, अगर मान लीजिए किसी ऑप्शन में आपको साथ में विसर्ग भी दे दे तो एक से अधिक आंसर भी हो सकता है। ठीक, अभी फिलहाल में ए है। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, दिखा तो नहीं आंसर। आधुनिक काल को आरंभिक चरण 1857 से 1900 ईस्वी को डॉक्टर नागेंद्र ने क्या नाम दिया था? यानी कि आधुनिक काल को जो आरंभिक चरण है उसको डॉक्टर नागेंद्र ने क्या कहा था? जागरण काल, पुनः जागरण काल या भारतेंदु युग, सुधार काल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से सब लोग बताएंगे। 39 का जवाब दीजिए आप लोग। हो गया, ज्यादा टाइम नहीं, 1 घंटा 3 मिनट ही तो लगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे आइए गए हम लोग। तो क्या बोले थे इसको? पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग। कौन कहा था? डॉक्टर नागेंद्र। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है ये वाला कि किस काल को किसने क्या क्या कहा था। ठीक है, और आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन और सबसे हार्ड क्वेश्चन, निबंध विधा का जनक आधुनिक विश्व साहित्य में किसे स्वीकार किया जाता है? देख रहे हैं ना, आधुनिक विश्व साहित्य में, आपका सिर्फ इंडिया में नहीं, बेकन, मार्टेन, ड्रायन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, तो एक क्वेश्चन सब यूजीसी का जो है नेट होता है या आपका बिहार का नेट होता है बीईटी, उसमें सब ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, एकदम सब क्वेश्चन इससे भी खतरनाक। ये तो कम है, आपसे 4 रचना देगा, चारों को क्रम में लगाइए, ऐसे पूछ देगा ना। चलिए, तो निबंध विधा के जनक कौन है पूरे विश्व में? मार्टेन जी हैं। कौन है? मार्टेन।
तो ये हम लोग का 40 क्वेश्चन रहा, इसको एक बार समझ लीजिए। फ्रांसीसी लेखक है मॉन्टेन, जो वैश्विक स्तर पर निबंध विधा के जन्मदाता माने जाते हैं, जिन्होंने 1580 ईस्वी में एसेज नाम से अपने आत्म परक गद्य विचारों को प्रकाशित किया था। बेकेन को अंग्रेजी निबंधों का जनक माना जाता है। ठीक है, हम लोग का 40 क्वेश्चन रहा ये। यदि आप बीपीएससी तैयारी 4 में हिंदी विषय से फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल H2OK स्टडी को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और टेलीग्राम पे जो लोग जुड़े नहीं है अभी तक नोट्स के लिए, तो वो लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। H2OK स्टडी ऑफिशियल को तुरंत ज्वाइन करें, वहां पे आपको पीडीएफ मिलेगा और अदरवाइज आपको क्या मिलता रहेगा, क्लास मिलता रहेगा। ये रहा आपका स्कैनर, आप लोग चाहेंगे तो स्कैन करके डायरेक्ट यहीं से क्लास आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे। जाइए जल्दी से इसको स्कैन कीजिए, और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तुरंत इसको स्क्रीनशॉट लेके स्कैन कीजिए आप लोग और जुड़ जाइए। और साथ में ये भी बताइए कि आज की क्लास में से 40 में से कितने नंबर सही हुए, और क्लास कैसी लगी। सिर्फ वेरी नाइस से काम नहीं चलेगा, वेरी नाइस से काम नहीं चलेगा, आपको बतानी पड़ेगी कि आज की जो क्लास है वो क्या सिलेक्शन दिलाने लायक क्लास थी या नहीं थी। आप लोग का कमेंट भर जाना चाहिए। ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में आइए, कमेंट भर जाना चाहिए कि हाँ क्लास कैसी रही। ठीक है, अच्छी रही तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल ऐसे ही भयंकर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय, जय हिंद। आप लोग अब आराम कीजिए।